सब कुछ का रिवीजन हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब सुनो, अभी ये क्लास स्टार्ट होगी तो देखो, पूरा मेरे को रिवाइज करवाना है तो थोड़ा जल्दी करवाएंगे। रिवीजन है इसलिए, तो उसके लिए दो तीन चीजें फॉलो करनी पड़ेगी रूल। सबसे पहली बार डाउट आएंगे तो ऐसे नहीं कि माइक ऑन करा बोलना शुरू कर दिया, ठीक है? ऐसे नहीं करना, हैंड रेज करना है। और हैंड रेज करने के बाद जब मैं बोलूंगा, जब मैं मेरा वेट करना, मुझे मालूम है कितना करवाने के बाद डाउट लेना है, ठीक है? इतना भरोसा रखना मुझ पे। जब मैं बोलूंगा कि बोलो तो तब फिर से हैंड रेज कर लेना। अगर बीच में करने का मन मत ही करना, बीच में मैं सबके डाउट लूंगा एक बार रुक रुक के बीच में, तब हैंड रेज करना। और हैंड रेज करने के बाद मैं एक एक करके नाम लूंगा, तो तब अपने डाउट पूछ लेना, ठीक है? बिना मतलब में माइक ऑन करके तुम बोलना शुरू मत कर देना, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी चीज, खुद के जो नॉलेज है वो उधर नहीं लिखना, चैट बॉक्स पे, ठीक है? समझ में आ गया सबको? और जब मैं मौका दूंगा ना, जब तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे को ये बोलना बहुत जरूरी है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिखना मत। जब मैंने मौका दिया ना हैंड रेज करने का, बोलने का, तभी लिखना हो, अगर लिखना भी हो तो। ठीक है? ऐसे बीच में लिख दोगे ना तो क्या होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुमने कुछ बोल दिया। ऐसा नहीं कि हर बार मैं ही सही हूँ, हो सकता है मैं गलत रहूंगा, ठीक है? हो सकता है कि मैं कभी कभार गलत हो जाऊं, लेकिन बीच में मत लिखना, क्योंकि चांसेस ये भी तो है कि तुम भी गलत हो सकते हो। तो जब मैं बोलूं तभी लिखना वो, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बस मुझे एक बार अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है तो यस 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 लिख दो। ठीक है। और अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइस आए तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि आज पूरी फैमिली साथ में है। बहुत थोड़ा है। मेरा भाई भी मेरे साथ ही रूम में है, वो भी काम कर रहा है अपने कुछ, इस वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ऐसे वो आराम से ही बोलता है वैसे तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है। हम्म, हाँ स्क्रीन शेयर हो गई है। चलो फिर देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने सबसे पहले पढ़ाया था और शायद दो बार पढ़ा दिया है मैंने, और एक बार बीच में रिवीजन और लिया था। और ये मैं मानता हूँ ये आखिरी रिवीजन होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, ये दिमाग में डाल लो, ये आसान है, इसके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर तुमने सौ सौ ढंग के क्वेश्चन किए ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, एमसीक्यू 100, तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता उसके बाहर कोई आ जाए क्वेश्चन। उसकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, उसी को अलग तरीके से पूछ देंगे, लेकिन वही 100 क्वेश्चन जो होते हैं ना वही आता है। ठीक है, 100 भी मतलब बनाना मुश्किल है तुम्हारे एंट्रेंस के हिसाब से। अब उसी को बार बार अलग तरीके से पूछ सकते हैं, पर वही चीजें होती है, इसलिए क्वेश्चन के पीछे इसके भी ज्यादा मत भागना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना है, मेरे वाले 100 क्वेश्चन कर लेना, या फिर किसी और के भी कहीं से भी कर लोगे ना तो कर लेना। इसके करके जल्दी से खत्म करना, साइड करना, इसे हो गया ये, ठीक है? ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस पे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट। इनेक्टमेंट क्या होता है, कब बन के तैयार हुआ, इन्फोर्समेंट कब लागू हुआ, ठीक है? कब बन के तैयार हुआ, 25 अप्रैल 1872 को, और इन्फोर्स कब हुआ, 1 सितंबर 1872। ये बहुत फैक्चुअल चीज है, ये तो देख लेना तुम, शायद ही पूछे, पर ठीक है, पता होना चाहिए। अगर हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हाँ, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा नहीं करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो हमें थोड़ा देर बाद बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में लिखा हुआ है, उसने कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया हुआ है, क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हमें दो चीज निकल के आती है, एक एग्रीमेंट, दूसरी
चीज, वो एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो बस इस यही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों चीज, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि एक अगर हमारे पास एग्रीमेंट हो और वो लॉ लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा जा सका हो, तो वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक चीज तो हम समझ जाएंगे वैसे भी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, ये तो भी हम समझ जाएंगे, वो भी समझना वैसे तो मुश्किल है। पर एक बार को हम कॉमन सेंस यूज करें, अच्छा ये गलत होता है, ये सही होता है, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इस चीज को एग्रीमेंट कहते हैं लॉ में, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो अब पहले उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसमें बीच में एक एग्रीमेंट आता है, तो हम वो देखेंगे अब कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। ठीक है। उसके पहले भी, उससे भी पहले हमें कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। हमने वैसे भी, तुम्हें पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, पर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं एक बार पूछूंगा तुमसे ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तब तक थोड़ा वेट करना। पहला स्टेज जो है वो था ऑफर या प्रपोजल। अब यहाँ पे देखो, मेरे को एक क्वेश्चन आया था जागृति का, कि उसमें था कि जो बंदा प्रपोजल देता है, जो आदमी प्रपोजल देता है उसको क्या कहते हैं? कोई बताएगा? लिखो, चैट में लिखो। जो प्रपोजल देता है उसको क्या कहते हैं? लिखो चैट में। प्रॉमिसर, प्रॉमिसर, ऑफरर, 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 ऑफरर। अब देखो, ऑफरर और प्रॉमिसर आ रहा है, दोनों है ऑप्शन में, ये दोनों ही ऑप्शन में। अब क्या करोगे तुम? ऑफरर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है प्रॉमिसर। अब कौन सा टिक करोगे तुम? कौन सा टिक करोगे अब ये बताओ, ए या डी? ए है प्रॉमिसर, डी है ऑफरर। ए है प्रॉमिसर, डी है ऑफरर। ए या डी लिखना बस, और कुछ नहीं। ए या डी? ए। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जल्दी जवाब दो। क्या अन्वेषा, तुम लिखो ए या डी। डी। डी ऑफरर है, मालूम है ना? ए इज प्रोमिसर, डी इज ऑफरर, दोनों ही ऑप्शन में है। तब क्या टिक करोगे? अब मेरे को इसका जवाब देगा निशांत की। ए क्यों टिक करेगा माइक ऑन करके? अपने आंसर को जस्टिफाई करो जल्दी। माइक ऑन करो। अच्छा, तो अन्वेषा तुम करो, तुम अपने आंसर को जस्टिफाई करो। क्योंकि सेक्शन 2 में लिख रखा है कि प्रॉमिसर होता है जो कि प्रपोजल देता है। किसी को समझ में आया? मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या। आवाज क्लियर नहीं आ रही अन्वेषा तुम्हारी। अब आ रही है? हाँ हाँ, अब ठीक है। क्योंकि सर बेयर एक्ट में लिख रखा है कि सेक्शन 2C में ऐसा दे रखा है कि जो पर्सन प्रपोजल देता है उसको प्रॉमिसर बोलता है और जो एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिसी बोलते हैं। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो। तो इसने बिल्कुल वही सही कहा जो मैं सुनना चाह रहा था, कि अगर दोनों चीजें ऑप्शन में हो, सेम सिमिलर ऑप्शन आ जाते हैं, तो ऑफरर कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो तुम टेक्निकल वर्ड पे जाओगे हमेशा, जो चीज लिखी हुई है डायरेक्ट में। ये नहीं दोनों दिख रहा है, इसलिए तो कि सारे ऑप्शन पहुंच रहा। ठीक है, और उसमें ऑप्शन शायद ए ही दे रखा था, ऑफरर। तो यहाँ पे तो मैंने उल्टा बता दिया, क्योंकि मैं ओरली पूछ रहा था, वहां पे ए दे रखा था, ऑफरर। टिक कर देना, देखते बंदे टिक कर देते हैं, तो वैसे नहीं करना, पूरे ऑप्शन देखना है हमेशा। और देखना है कि अगर सिमिलर ऑप्शन है तो क्या जो है वो टेक्निकल वर्ड है। तो प्रोमिसर लिखा हुआ है डायरेक्ट में, ठीक है, तो प्रोमिसर होगा। यहाँ पे सबने सबने ऑलमोस्ट डी 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 किया है, जो कि गलत है। तो ये देख के करना। ऑफर क्या, और प्रपोजल उसमें मेंशन है पहली बात, कि डायरेक्ट में भी प्रपोजल मेंशन है। हम ये तो समझाने के लिए ऑफर 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 लिख देते हैं हम, पर ये प्रपोजल ही मेंशन है। और ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत इतना आसान क्वेश्चन सोचो, इतना आसान क्वेश्चन, और तुम सोचोगे कि ये क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर सोचो कितना तुम्हें बुरा लगेगा। इसलिए पूरे ऑप्शन पढ़ना हमेशा, ठीक है? तो पहली स्टेज होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि ऑफर होना चाहिए, जिसको हम प्रपोजल बोलते हैं, ठीक है? दूसरा स्टेज, वो जो ऑफर हमने, अब ऑफर क्या होता है इसमें थोड़ा देख लेना। ऑफर वो होता है
एवरी एग्रीमेंट स्टार्ट विद एन ऑफर मेकिंग एन ऑफर टू अनदर पार्टी। दूसरी पार्टी को, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देता है टू डू, पहली चीज है टू डू और टू एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट। या तो वो बोल रहा है ये चीज कर, या तो वो बोल रहा है कि ये चीज मत कर। ये ऑफर दे रहा है कि या तो तू मेरी कार खरीद, पहली चीज, या तो तू मेरी कार खरीद, या फिर मेरे घर के आसपास मत देख। मतलब समझ रहे हो, कुछ भी उसको ऑफर दे रहा है, कुछ भी हो सकता है ऑफर। या तो करने के लिए बोल रहे हैं कुछ, या तो बोल रहा है कि ये चीज मत कर, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्ट। और उस पे वो क्या चाह रहा है सामने वाले की, वो चाहता है कि वो उस पे जवाब दे, हाँ या ना बोले, तभी तो वो एक्शंस होगी। वो चाहता है कि उस पे वो जवाब दे हमें, तो वही होता है एक ऑफर। या कोई वो नहीं है क्या, को होस्ट बार बार एंट्री आ रही है, एक सेकंड में किसी को को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ऑफर। अब जब ऑफर दे दिया, अब जब वो सामने वाले के उस पे एसेट कंसेंट चाहता है कि हाँ या ना बोले, कुछ भी चाहता है, तो जब वो अगर हाँ कह देता है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, ना कह दिया, तब तो खत्म ही हो गया वहां से। लेकिन अगर वो उस पर एग्री कर जाता, जो सामने वाले ने बोला है कि हाँ भाई तू ये कर, चाहिए तू ना कर, उन दोनों में से दोनों, उसने ऑफर दिया ये कर, उसने बोला हाँ मैं करूंगा, तो ये होगी एक्सेप्टेंस। अगर सामने वाले ने ऑफर दिया कि ये चीज मत कर, और वो नहीं बोलता कि ठीक है मैं नहीं करूंगा ये चीज, मतलब वो भी उस पर मान मैं एग्री कर रहा है ना उसकी बात पे, तो एक्सेप्टेंस हो गया वो। तो ये हो गया ऑफर और एक्सेप्टेंस। ठीक है। और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब ऑफर दिया फिर एक्सेप्टेंस हुई, तो ये होते ही ना ऑटोमेटिकली वो प्रॉमिस बन जाता है। तुमने किसी को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया सामने वाले ने, तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अपने डाउट लिखते हैं ना, अगर कोई डाउट हो मैं पूछूंगा बाद में। और यही चीज देखो, प्रोमिसर और प्रोमिसी, ये लिखा हुआ है, ये बेरेक्ट में मेंशन है। प्रोमिसर कौन होता है, जो ऑफर देता है, जो प्रपोजल देता है, प्रपोजल देता है। और प्रोमिसी कौन होता है, जो एक्सेप्ट करता है, वो होता है। ठीक है, तो यहां तक था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। यहां तक हम पहुंच चुके हैं, इस जगह तक अभी तक हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। अब देखो इसके बाद क्या होता है, कंसिडरेशन एक चीज होती है। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन वो होता है, तुमने किसी को बोला कि मेरे को, तू मेरी कार खरीद ले, सामने वाले ने बोला कि हाँ मैं कार खरीद लूंगा। ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाती है बात। बात ये भी तो होती है कि भाई तू मुझे इतने पैसे देगा, वो बोलता है नहीं नहीं थोड़ा सा कम, ऐसे मतलब पैसों की बातचीत होती है ना। तो वो होता है कंसिडरेशन, कि जो लेन देन हम करते हैं उस बीच में, वो कंसिडरेशन होता है। तो कंसिडरेशन ये हो गया जो उस बीच में हमने ट्रांजेक्शन में जो लेन देन करी है ना, किसी को मैंने कार अपनी ऑफर करी, या फिर उस बंदे ने ही सामने से पूछा कि मेरे को तेरी कार खरीदनी, तो मैंने बोला कि ठीक है 1.5 लाख रुपए लगेंगे, तो 1.5 लाख रुपए वो कंसिडरेशन है। वो चीज होती है कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया, वो बोले कि मेरे को कार खरीदनी है, और मैं बोलूँ कि तू एक काम कर, जाके अंकित का मर्डर करके आ, फिर दूंगा, तो ये तो नहीं होगा ना, ये लॉफुल नहीं है क्योंकि। ठीक है। तो कंसिडरेशन हो गया जो उस बीच में लेन देन होती है, और कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। अब जब प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या था, प्रॉमिस क्या था, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस था प्रॉमिस। अब प्रपोजल दिया किसी ने, उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, अब वो एक्सेप्टेंस के बाद उसमें कंसिडरेशन आया। यही तो होता है कि मैंने बोला कार खरीद, प्रपोजल, उसने बोला हाँ खरीदूंगा, एक्सेप्टेंस, फिर मैंने बोला 1.5 लाख रुपए, कंसिडरेशन। ठीक है, समझते जाना, पकड़ते जाना इसी एग्जाम्पल को, कंसिडरेशन। तो ये कंसिडरेशन आते ही वो एग्रीमेंट बन जाता है। समझे एग्रीमेंट क्या होता है, अब एग्रीमेंट क्या होता है ये समझो। एग्रीमेंट होता है कि मैंने किसी को प्रपोजल दिया, उसने एक्सेप्ट किया, उस बीच में कंसिडरेशन भी आ गया, तो वो एग्रीमेंट होता है। ठीक है। अब अग्रीमेंट जब लॉफुल हो जाता है, जब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में अग्रीमेंट जब लॉफुल होता है, जैसे मैंने इस बीच में एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं कंस्टिट्यूशन में कहूँ कि जाके तो उसका मर्डर करा, तो ये लॉफुल तो नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँगी 1.5 लाख रुपए दे मेरे को कार के बदले, तो वो तो लॉफुल है ना, कि भाई पैसे तो लूंगा ना मैं अपनी कार देने के, तो वो तो लॉफुल है। अब जब ये लॉफुल चीज आ जाती है अग्रीमेंट के साथ, कि वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैंने इसको कैसे डिवाइड, इसको कैसे मैंने इसकी डेफिनेशन को और खोला है। देखो इसको देख, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में हम प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आ जाता है, जब मैंने पीछे दिखाया था, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन।
अब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। वैसे अब देखो स्टार्टिंग की स्टेज से चलते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। किसी ने प्रपोजल की, मैंने कहा कि कार खरीद, सामने वाले ने बोला हाँ खरीदूंगा, एक्सेप्टेंस। फिर उसमें आ जाता है कंसिडरेशन, कि मैं बोलता हूँ कि 1.5 लाख रुपए कंसिडरेशन आ गया। इसके बाद फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो अपना अग्रीमेंट बन गया। ठीक है। और एक और चीज, ये जो है, ये जो बना हुआ है, इसका मतलब समझना जरूरी है। नीचे लिखा हुआ एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट तो है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मेरे से कोई कार खरीदने आया, मैंने उसे कहा कि ठीक है खरीद ले 1.5 लाख रुपए में, तो ये तो पूरा लॉफुल था। तो ये भी अग्रीमेंट तो ये भी था, पर ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल है। लेकिन अगर वही मैं कहता कि जा भाई इस कार के बदले उसका मर्डर करके आ, तब तो वो लॉफुल नहीं होता, बस वो एग्रीमेंट बन के रह जाता। जो ये बाहर का पोर्शन है एग्रीमेंट बन के तो रह जाता, पर वो कॉन्ट्रैक्ट वाले एरिया में फॉल नहीं करता। इसीलिए एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड। हाँ, अब किसी को डाउट होगा तो वो हैंड रेज करेगा, जो हैंड बोल नहीं सकता वो लिखेगा, जिसको जो करना है वो करो जल्दी जल्दी। कम ऑन। कोई डाउट, कोई भी डाउट क्लियर कर लो अभी। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है? एक बार, एक बार यस 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 लिख दो, सबको क्लियर है तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें डाउट होना भी नहीं चाहिए था। ये मैं बाद में बोल रहा हूँ, पहले बोल दो तो तुम लोग पूछते ही नहीं फिर। हाँ, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल ऑफ ऑफर। ऑफर के क्या एसेंशियल होते हैं? किसी ने ऑफर दिया तो ये चीजें फुलफिल होनी चाहिए भाई। कुछ भी चीज ऑफर नहीं हो जाएगी। ऑफर पहले तो मैंने बताया था टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एसेंशियल होता है। क्या होता है एसेंशियल? पहले इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो हम ऑफर करते हैं ना, उसके लिए है कि भाई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मैं किसी को अगर भेज ये कार खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक लीगली बाइंड हो इस चीज में, कि हाँ भाई तू कार खरीद मेरा, तू मेरे को पैसे दे, हम इसके पेपर बनवाएंगे या फिर जो भी करेंगे। पेपर बनवाना इज नॉट नेसेसरी, बट जो चीज है उसको हम लीगली ले जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे मैं अपने भाई को बोलूं कि अ, अभी मेरे साइड में बॉटल रखी हुई है, तो मैं उसे बोलूं कि ऑफर दूं कि भाई ये बॉटल ले रखा, ठीक है? तो बोलेगा हाँ मैं रख दूंगा, 10 रुपए लूंगा मैं इसके बदले। ठीक है। तो मैंने उसको क्या कहा, बॉटल रखा। अब यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन है कि हम लीगली बाइंड होना चाहते हैं? नहीं है ना। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जा रखा, कुछ नहीं। हम सोच नहीं रहे ना कि भाई ये चीज लीगली होनी चाहिए बिल्कुल, कि वो मुझे रख के आएगा, बाद में मैं 10 रुपए नहीं भी दूंगा उसे तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो कोर्ट केस करेगा क्या मेरे पे? कि और कोर्ट बोलेगी कि भाई तुम लोग लीगली होना चाहते थे इसमें। तो ये समझना कि क्या चीज लीगली होती है, कि कुछ चीज सोशल होती है, कुछ चीज इकोनॉमिकल, वो सोशल होती है। जैसे कि हम अपने आसपास कुछ से बिना समझे ऑफर दे देते हैं, ये चीज हो गया। ये सब लीगली बाइंड नहीं होना चाहते हम। तो पहली चीज होनी चाहिए कि हमेशा इंटेंशन होनी चाहिए, हमें लीगल इंटेंशन होना चाहिए हमारा टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दूसरा क्या, मेयर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑफर। अब इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं लीगल रीजनिंग में। कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही सही? तो यस लिखो एक बार। आवाज सही आ रही है? ठीक है, आवाज सही आ रही है मेरी। लैग कर रही है आवाज मेरी? एक बार ना कनेक्ट कर लेना, कोई बात नहीं, जिसको दिक्कत हो रही है एक बार कनेक्ट कर लेना, ठीक है? तो देखो, इसमें क्या है कि दूसरा जो पॉइंट है, मेयर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑफर। इसका ना मैंने कहीं कहीं देखा है, लीगल रीजनिंग के भी कुछ नहीं आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ मतलब तो समझ आ गया होगा कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को
हम एक्सचेंज करना इज नॉट एन ऑफर। इसका क्या, जैसे कि अगर कोई मेरे साइड में खड़ा है, मान लो अंकित मेरे साइड में खड़ा है, एक साइड में मेरे खड़ा है लोकेंद्र, तो मैं अंकित से बोलता हूँ भाई मेरी कार खरीदेगा? नहीं, मैंने ऐसे खड़े खड़े बोला कि भाई मेरे को अपनी कार बेचनी है, मैंने ये बोला है कि क्या कर रहा हूँ मैं, एक इन्फॉर्मेशन उससे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को अपनी कार खरीदनी है, बस मैंने ये बेचनी है, सॉरी मैं बोलूंगा मेरे को अपनी कार बेचनी है, मैंने सिर्फ इतना बोला है। क्या मैंने किसी को ऑफर दिया है ये कि मेरी कार खरीदो? किसी को दी सही ना? मैंने बस एक चीज बोली कि मेरे को अपनी कार बेचनी है, ये नहीं बोला कि तू खरीद ले या तू खरीद ले। अगर मैं ये बोलता कि अंकित तू मेरी कार खरीदेगा, या फिर मैं ये बोलता लोकी तू मेरी कार खरीदेगा, या फिर मैं ये बोलता तुम दोनों में से कोई मेरी लेगा, तो वो एक ऑफर था। ठीक है, या फिर अंकित को अगर बोल रहा हूँ, मान लो लोकी साइड में मैं अंकित को बोल रहा हूँ अंकित मेरी कार खरीदेगा, मैंने अंकित से बोला अंकित तू मेरी कार खरीदेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने मैंने किसको ऑफर दिया? ये अंकित को दिया। अब बगल में मेरे लोकी खड़ा है, लोकी बोलता है कि मैं खरीदूंगा, तो ये कोई उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, क्योंकि मैंने उसे ऑफर ही नहीं दिया, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसको तो सिर्फ पेमेंट है कि कार बेच रहा है, और मैं बेचना किसको चाह रहा हूँ? अंकित को। तो उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये कार बेच रहा है, उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस ही दे दी कि हाँ भाई मैं खरीदूंगा। वो एक्चुअल में एक्सेप्टेंस नहीं है, वो ऑफर दे रहा है फिर से मुझे कि भाई मैं खरीदूंगा कार, क्या तू मुझे बेचेगा? समझे? तो ये होती है चीजें कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना इज नॉट एन ऑफर। अब तीसरी चीज क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। वही चीज कि जो मैंने अभी वाला एग्जांपल दिया कि जिसको मैं बेचना चाहता हूँ उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने अंकित को बोला और लोकी मुझे मुझे एक्सेप्टेंस दे दे। लोकी एक्सेप्टेंस कैसे दे देगा मुझे जबकि मैंने अंकित को ऑफर दिया है? ठीक है, तो ये चीज समझना कि जो ऑफरी, जिससे मैं एक्सेप्ट ऑफरी है, उसी को कम्युनिकेट करना जरूरी है ऑफर। चौथा पॉइंट क्या है? टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। अब इसका क्या, टर्म्स जितने भी टर्म्स ऑफर के वो सर्टेन होने चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 5 कार है, मैंने बोला कि अंकित मेरी कार खरीदेगा 1.5 लाख रुपए में। मेरे पास एक है स्विफ्ट डिजायर, एक है वैगनर, एक है ऑल्टो और एक है ऑडी। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि हाँ खरीदूंगा। उसने सोचा 1.5 लाख में मैं बेच रहा हूँ अपनी ऑल्टो 1.5 लाख में, और वो सोच रहा है ऑडी। तो वो आके क्या बोलेगा? हाँ मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पे सर्टेन नहीं है ना, मुझे बोलना चाहिए था ना कि भाई मेरी जो ऑल्टो कार है वो मैं बेचना चाह रहा हूँ, खरीदेगा वो? अब वो कल आके मेरे से बोला कि भाई ये क्या बुक दे रहा है, मेरे को ऑडी चाहिए 1.5 लाख में। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमें सारे टर्म्स सर्टेन होने चाहिए, एकदम समझ में आने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब ऑफर के एसेंशियल हो गए, 4 एसेंशियल थे, एक बार देख लो फिर है। एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के क्या एसेंशियल्स हैं? वैलिड एक्सेप्टेंस के, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय ऑफर टू ऑफर। भाई एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर को देना होगा बाय ऑफरिंग। बहुत सिंपल है चीज। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका क्या मतलब है कि जितने भी टर्म्स हैं ऑफर के, उस सब पे उसको एग्री करना होगा अगर वो एक्सेप्टेंस दे रहा है। ये नहीं कि एक कुछ जो उसके पसंद का था वो तो वो एग्री कर गया, जब मैंने बोला था कि ऑफर देते टाइम की भाई 1.5 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे तुझे कार के साथ, तो वो उसको नहीं बोला कि 1.5 लाख वाला, तो यार मुझे सही नहीं लग रहा ये बात, बस मेरे को यही सही लग रही है कि तूने मेरे को कार दिया है तो वो कार मैं ले लेता हूँ, बाकी जो 1.5 लाख रुपए है ना वो छोड़, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे नहीं होगा, जितने भी टर्म्स हैं सब पे उसे एग्री करना। अगर वो एक्सेप्टेंस दे रहा है तो इसका मतलब उसे सब पे देना पड़ेगा, वरना वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल डिस्क्राइब द मैनर ऑफ यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अब ये जो टर्म है ना, ये डिपेंड करता है सभी फैक्ट टू फैक्ट। ठीक है, फैक्ट टू फैक्ट, अलग अलग सर्कमस्टांसिस पे अलग अलग क्या रीजनेबल मैनर होगा। लेकिन अब सिंपल समझो, यही वाला कार वाला एग्जांपल को हम देखते हैं। अगर मैंने अंकित को बोला अंकित मेरी कार खरीदेगा, अंकित ने बोला, अंकित कैसे एक्सेप्टेंस देगा? यूजुअल मैनर क्या होगा कि हाँ खरीदूंगा, वो मुंह से बोल दे, मैंने मुंह से बोला तो वो भी मुंह से बोल देगा हाँ खरीदूंगा, ये हो गया यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक है, अगर मैं उसको व्हाट्सएप पे लिखता मान लो, तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई, मतलब समझ रहे हो कि फैक्ट टू फैक्ट डिफर करेगा। वो व्हाट्सएप पे भी लिखता था, क्या पता वो सामने से बोलता। वो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर का बस ये मतलब है, वो यूजुअल होना, पता चलना चाहिए हाँ भाई ठीक तरीके से दिया उसने एक्सेप्टेंस। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर मैंने खुद ही बोल दिया होता कि नहीं भाई मुझे राइटिंग में ही चाहिए, इसके अलावा मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा ही नहीं, अगर मैंने ये चीज लिखी होती, तब जो है वो होता मैंने मैनर प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता। अब कहीं कहीं ना
एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होता ये कि मैंने ये लिख दिया कि अगर तुम्हें एक्सेप्टेंस देनी है तो राइटिंग में मुझे लिख के दे देना। ये भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होता। अगर स्ट्रिक्ट इसको और स्ट्रिक्ट बनाना है ना, तो मैं ये लिखता ना साथ में कि इसके अलावा मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा ही नहीं कि, तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता, तब उसे राइटिंग में ही देना पड़ता। लेकिन सिर्फ इतना कर देना कि अगर तुम एक्सेप्ट करते हो तो मुझे यस लिख के भेज दो। तो ये कुछ उतना नहीं हुआ, वो सामने से भी आके बोल सकता है कि हाँ भाई मैं करूंगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। और फोर्थ क्या, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्स। ये तो भाई रीजनेबल टाइम भी ये फैक्ट टू फैक्ट डिफर करेगा। और अगर मैंने टाइम ही बता दिया कि भाई 10 दिन के अंदर बता, तब तो बस उसे 10 दिन में ही बताना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, क्या है इसके बाद, अब ये देख लेते हैं पहले, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, ऑफर प्रपोजल जिसको हम बोलते हैं। कौन देता है, ऑफरर या फिर प्रपोजल, प्रपोजल होता है एक्सेप्टेंस। सेकंड स्टेज होती है एक्सेप्टेंस। जब ये दोनों चीज होती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, तो वो अपने आप ही प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन आता है, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट, वो अग्रीमेंट फॉर्म हो जाता है अपने आप। और अग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सिबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो वो हैंड रेज कर सकता है या फिर टाइप कर सकता है, जैसी मर्जी। कोई भी डाउट। कौन सा क्वेश्चन भेजा था, दोबारा भेज देना वो देख। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेट टू ऑफर जो है। हाँ ये देखो, ये जो तुमने निशांत का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ सबको। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, ए ऑफर्स बी टू सेल, सुनना इसको, ठीक है। मैं मतलब ही बता देता हूँ, ऐसे सुनने में तुम्हें समझ में भी नहीं। ए ने ऑफर किया बी को, कुछ चीज थी, घर था शायद, जो भी घर बेच रहा हूँ मैं 15 लाख रुपए में, तुम्हें चाहिए तो से ओनली ईमेल से ही तुम अपना एक्सेप्टेंस दो। ठीक है, उसने ये लिखा। लेकिन वो क्या करता है, बी एक्सेप्टेंस कैसे दे देता है, वो लेटर पोस्ट करके दे देता है। ये है क्वेश्चन। तो अब ये वैलिड एक्सेप्टेंस है कि नहीं, तो उसमें ना क्वेश्चन में ऑप्शन में पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला है वैलिड एक्सेप्टेंस है, ठीक है। दूसरा है इनवैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तीसरा है वैलिड एक्सेप्टेंस इफ ए डज नॉट एक्सप्रेसली रिजेक्ट। और डी क्या है, नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा इनवैलिड, लेकिन जब हम तीसरा ऑप्शन पढ़ रहे हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस इफ ए डज नॉट एक्सप्रेसली रिजेक्ट, ये इसका, अब ये खुद सोचो तुम। सुनो सुनो, सी लिखने से पहले सुनो एक बार। पता है बहुत लोगों को पता है, पहले सुनो क्यों सी है। अब कोई बताएगा मुझे सी, कोई, अब देखो सी लिखा है तो कोई तो बताएगा मुझे। वैश वैशाली, हाँ, वैशाली नाम है ना? हाँ वैशाली, माइक ऑन करो और तुम बताओ सी क्यों है और इनवैलिड क्यों नहीं है। या जागृति, या सृष्टि, कोई भी माइक ऑन करो, या अभिषेक शुक्ला, पल्लवी, कोई तो माइक ऑन करो। यार ये जब बोला करो, क्या पता तुम सही बोल दो। तुम्हें पता है, तुम्हें तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा बूस्ट होगा, तुमने सही बोला होगा तो। नहीं वो ना, कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, इमेज है, तो वो मैं इसमें नहीं भेज सकता। कोई भी सी जिसने लिखा है यार, अपने आंसर को ऐसे तो देखो, अगर तुम 100 क्वेश्चन भी सही कर दोगे ना, तो मैं 0 मार्क्स दूंगा तुम्हें। ऐसे तो अगर तुम्हें पता नहीं है रीजन, तो मैं तो 0 मार्क्स ही दूंगा इसमें। अगर तुम्हें रीजन नहीं पता है, तुम चाहे एग्जाम क्लियर कर लो, मेरे लिए तुम
वही रहोगे कि हाँ भाई कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर तुम अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपने आंसर को, अगर मैंने तुक्का भी मारता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने तुक्का मारा, ये क्यों तुक्का मारा उसका भी रीजन बताता हूँ, हर चीज का रीजन होता है मेरे पास कि मैंने तुक्का क्यों मारा इसमें, मेरे पास उसका भी रीजन होता है। मैंने ना एक क्वेश्चन था, मैं अपने एग्जाम में आया था, वो ना सेम जैसे मैं टीएलआई के मॉक देके परेशान हो गया था, तो मैंने लास्ट मॉक जो दिया था ना 2 दिन पहले ही दिया था, उसमें जिस क्वेश्चन पे मैं अटका था ना, लास्ट क्वेश्चन जिस पे अटका था, जिसमें मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, वो था स्टैटिक का था, वो नहीं करंट अफेयर का था, ठीक है। वो मैंने देखा, सिर्फ मेरे को आंसर दिखा उसका, मैंने कहा भाई यार ये क्या क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, मैंने उसका आंसर देख लिया सिर्फ। और जब मैं एग्जाम में बैठा ना तो सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ आ गया था। अब मैं उसका सेम सी, मेरे को मैंने पढ़ा भी नहीं कि सी ऑप्शन क्या है, मैंने सी टिक करके आया था और वो सही था क्वेश्चन। मैं बाहर निकला तो सबसे पहले वो चेक किया कि सही है कि नहीं, तो रीजन था मेरे पास वो सी टिक करने का, तभी मैंने सी टिक करा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सी क्यों। देखो, अगर उसने ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता ना कि एक्सप्रेसली रिजेक्ट, मतलब ये क्या कि इस ऑप्शन से क्या दिखता है कि वो ना, जो ऑफरर है, जो ए है, उस पे छोड़ रहा है बात कि वो एक्सेप्ट करे, इस बात उसकी एक्सेप्टेंस को वो वैलिड माने या ना माने, ये उस ऑफरर पे छोड़ रहा है ये बात। फर्स्ट ऑप्शन में है कि देखकर एक्सप्रेस करेगा एंड देन उसके बाद वैलिड हो सकता है इफ ही एक्सेप्ट, हाँ कुछ ऐसा ही बात जो प्रगति ने कहा, वही बात मैं भी कहने वाला हूँ कि देखो, अगर अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तब तो तुम इनवैलिड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन मैंने, तभी मैं बोलता हूँ ऑप्शन सारे पढ़ा करो, ऑप्शन पढ़ा तो वो किस पे छोड़ रहा है ये बात, उस पे छोड़ रहा है। अब देखो, इस वाले चीज में जो ऊपर के दो ऑप्शन है, वैलिड एक है इनवैलिड, अब सी ऑप्शन आ जाता है, वो दोनों को कवर कर रहा है। कैसे दोनों को कवर कर रहा है कि अगर भाई उस बंदे को लगा कि चलो ठीक है यार एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वैलिड। उस बंदे को लगा कि नहीं नहीं भाई ईमेल पे इसने भेजा है तो मैं इनवैलिड। और ये क्यों, ये इसीलिए ऑफर पे डाला क्योंकि भाई उस पे उसको लगता है भाई सही है तो वो कर लेगा एक्सेप्ट। खुद सोचो ना कि उसको वो क्यों अपना ऑफर बिना, किसी को मन होता है क्या, तुम देखो मैंने ऑफर दिया किसी को कि यार मेरी घड़ी खरीद ले, मेरे घर पे आके बता दे, उसने मुझे फोन बता दिया, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि मेरे को घड़ी, मेन क्या चीज है, मेरे को घड़ी बेचनी है, मेन तो ये है ना मुझे घड़ी बेचनी है। तो अगर वो बोल देता है कि, और मेन अगर मेरा ये होता कि नहीं भाई मेरे को घड़ी बेचने है, घर पे आके ही मेरे से ले, तब मैं चाहता तो मना कर देता। अब दोनों इस जो थर्ड ऑप्शन है उसमें ये दोनों चीज, दोनों इंटेंशन मेरे आ जाते हैं कि मेरा अगर ये होगा मन कि घड़ी मेरे को बेचनी है, तब तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा फोन वाली ही चीज। और नहीं, अगर मेरा इंटेंशन होगा कि घर पे ही आके लेना है, तब वो तो भी वो कवर कर रहा है कि तब मैं रिजेक्ट कर दूंगा एक्सप्रेसली बोल के। समझ में आया कुछ? तो ये ऑप्शन पढ़ के समझा करो, ऑप्शन क्या कह रहा है, वो हमें दोनों ऑप्शन दे रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन को कनेक्ट करा करो और फिर समझो, इसमें वो दोनों चीज कवर कर ले रहा है। समझे हाँ या ना तो बोलो। और सभी से पूछ रहा हूँ, जिसने भी, जिसको क्वेश्चन समझ में आया था, जिसको नहीं आया था उसका भी कोई बात नहीं। और हमेशा ना क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करा करो। मैं बता रहा हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम गलत भी दे दोगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने गलती से भी सही दे दिया ना, अगर आंसर गलत हुआ तब तो कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे, फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। गलती से तुमने सही दे दिया ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट करेगा ना, तुम्हें एग्जाम तक मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। सो आंसर सी इज करेक्ट, हाँ सी करेक्ट है। अब यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो यस 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 लिख दो। सब क्लियर है, यस यस यस। ठीक है, क्लियर है। अब हम आते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल क्या होते हैं, तब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। वो तो था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। अब ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उस चीज उन चीजों में भी बहुत चीजें होती है जिससे हम वैलिड या फिर वॉइड या फिर वर्डेबल, अब वॉइड वर्डेबल क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन हमें वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट सही। एक सेकेंड, क्या पूछा था तुमने? उसमें एक बार कई बार एजेंट वाला आता। एजेंट वाला मतलब क्या कि एजेंट, क्या समझा नहीं मैं, एजेंट क्या, कि एजेंट के थ्रू एक्सेप्टेंस या फिर ऑफर।
ऑफर को एजेंट से ऑफर कम्युनिकेट करते हैं। हाँ तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कर सकते हैं। वो एजेंट क्या होता है? एजेंट, एजेंट तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव वो क्या होता है? वो तुम ही तो होते हो इन दैट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर में बस होने चाहिए एजेंट। जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजेंसी, जब वो एजेंट के कैरेक्टर में है, मतलब ऐसे नहीं कि कभी भी, अगर वो जिस टाइम वो एज ए एजेंट काम कर रहा है तुम्हारा, तब वो कुछ करता है तो वो तुम ही हो, समझो वो तुम ही हो। ठीक है। मास्टर एजेंट ये सब कहीं तो पढ़ा होगा तुमने, कोर्ट में शायद पढ़ा होगा। मास्टर एजेंट, एजेंट हो गया तुम्हारा, रिप्रेजेंटेटिव हो गया कोई। जब हम कोर्ट में जाते हैं, वकील अगर जाके बोल दे हाँ भाई ये इसी की गलती है, मेरे क्लाइंट की गलती है, तो वो तुम ही हो। जो वकील बोल रहा है वो तुम ही हो, तुम ही बोल रहे हो, ऐसा माना जाता है ना। अब किसी का हैंड रेज है क्या? नहीं। चलो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं हम। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहला पॉइंट है टू और मोर पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए, तो सबको मालूम ही होना चाहिए, अकेला आदमी कॉन्ट्रैक्ट कैसे ही करेगा। दूसरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पहले ही बता दिया है, तो ऑफर होना चाहिए उसके बाद एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है। ऑफर के एसेंशियल बता दिया, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटेंट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, इंटेंट टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये भी मैंने बता दिया ऊपर, बताया नहीं है? हाँ, कि इंटेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले हमें लीगली बाइंड होने का इंटेंशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये बताया कि बोतल वाला एग्जांपल, कि भाई वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इलीगली लीगल एग्रीमेंट नहीं है, वो हमारा डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, इसलिए वो जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है। हमारा हमेशा जो इंटेंशन होना चाहिए लीगली बाइंड होने का होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का वही जो मैंने बताया था पीछे भी, कि हर एक पॉइंट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? आई एग्री टू पे, इसका एग्जाम्पल है आई एग्री टू पे मिस्टर एक्स अ डिजायरेबल अमाउंट ऑफ फॉर हिज हाउस एट सो एंड सो लोकेशन। यहाँ पे मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ डिजायरेबल अमाउंट। डिजायरेबल अमाउंट तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। सो एंड सो लोकेशन तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। ये क्लियर ही नहीं है तो फिर क्या मतलब? ठीक है। तो हमेशा सर्टेनिटी इन मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फ्री कंसेंट। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म होने के लिए जो दूसरी दोनों पार्टी का कंसेंट फ्री होना चाहिए। दोनों ही पार्टी का कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। ये सबसे एसेंशियल चीज है यहाँ की। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें कंसेंट जो है हमेशा फ्री होनी चाहिए। अब फ्री कंसेंट के पांच एलिमेंट है। फ्री कंसेंट के पांच एलिमेंट है। क्या क्या एलिमेंट? वो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कोर्जन क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? फ्रॉड क्या होता है? मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये सब तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है। कोर्जन क्या होता है? किसी को डरा धमका के उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाना। डरा धमका के कैसे? सर पे बंदूक रखी कि भाई अपने घर के पेपर साइन कर, करा, दे दिया, ये कोर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? तुम, इसमें दो चीजें हैं कि पहली चीज, तुम और दूसरा पार्टी के बीच कोई रिलेशन होना चाहिए। और रिलेशन ऐसा होता है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सके। ठीक है। तब उस केस में ए, अगर जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए, मतलब यही अपना उस डोमिनेंस को यूज करते हुए, डोमिनेंस का गलत फायदा उठाते हुए उसको कॉन्ट्रैक्ट में लाता है, तो वो हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल क्या होता है वो बाद में देखेंगे, बस ये समझो वैलिड नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। अभी तक ये मान के चलो। फ्रॉड, फ्रॉड क्या? धोखाधड़ी करके, मिस रिप्रेजेंटेशन की, गलत रिप्रेजेंट किया कोई चीज। अब इसमें ना मिस रिप्रेजेंटेशन में एक चीज ध्यान रखना, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है? फ्रॉड में तुम्हारा इंटेंशन जो होता है ना, वो ऐसा डिसीव करने का होता है, सामने वाली पार्टी को डिसीव करने का मतलब धोखा देने का होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता, और तुम्हारी ड्यूटी होती है कि भाई तुम हर चीज उसे सही बताओ। रिप्रेजेंट तुम गलत करो, चाहे गलती से करो चाहे जैसे भी करो, पर तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम उसे सही बताओ। ठीक है।
तो मिसरिप्रेजेंटेशन में तुम्हारा इंटेंशन जो है, ये इंटेंशन की बात है बस यहाँ इन दोनों में, तो ये ध्यान रखना बस, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो मैंने बता दिया। अब मिस्टेक क्या होता है, में मिस्टेक क्या होता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तुम्हें कोई चीज नहीं पता है, मिस्टेक हो गई, तो इसका एग्जांपल से बताता हूँ मैं। मान लो कि ये शायद डायरेक्ट में भी एग्जांपल कि तुम्हें घोड़ा बेचना था, और जिस टाइम तुम घोड़ा सेल कर रहे थे उस टाइम घोड़ा हो जाता है मर। अब मेरा घोड़ा तो गया मर, अब सामने वाली पार्टी बोल रही है मुझे कि भाई मुझे चाहिए घोड़ा। अब मुझे तो पता नहीं था कि भाई वो मर गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइड हो जाता है, मतलब नल हो जाता है एक तरीके से, मतलब इनवैलिड हो जाता है। वो वॉइड क्या होता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक जो है, मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है भाई। वो घोड़ा मर गया कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, मेरे को क्या, मेरे को पता था क्या भी मर जाएगा, तो ना मेरी गलती ना सामने वाले की गलती, ठीक है, इसमें ये माना जाता है। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं एक पार्टी की गलती मानी जाती है और एक पार्टी को इनोसेंट माना जाता है इन चार चीजों में, ठीक है, कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में। इसीलिए इसे वॉइडेबल क्या कहा गया है। अब देखो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, मैंने बता ही दिया। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, मतलब कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इसमें ना इसमें ये बताया गया है कि कौन कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, उसके अलावा सब है कॉम्पिटेंट। तीन चीजें हैं, एक माइनर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक अनसाउंड माइंड का बंदा, अनसाउंड माइंड का अब अनसाउंड माइंड में हमेशा ये ध्यान रखना, जिस टाइम कोई बंदा है जिसको वो कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है, तो या फिर कोई बंदा है जो तो हमेशा अनसाउंड माइंड का रहता है और कभी कभार साउंड माइंड का हो जाता है, तो सीधा दिमाग में ये डालो कि अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। और अनसाउंड जिस टाइम वो अनसाउंड माइंड का होगा तब नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट। जब वो साउंड माइंड का होगा ना, चाहे कोई भी होगा इस दुनिया में, कोई भी बंदा अगर वो साउंड माइंड का है, जिस टाइम भी 1 मिनट के लिए साउंड माइंड का है, उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया, वो साउंड माइंड का होना चाहिए बस। अगर वो उस टाइम, और अगर जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई भी बंदा हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन उस टाइम वो अनसाउंड माइंड का हुआ तो नहीं कर सकता। जैसे कि दारू पिला दिया मैंने किसी को, वो अनसाउंड माइंड का उस टाइम, इंटॉक्सिकेशन, तो उस टाइम वो नहीं कर सकता कॉन्टैक्ट, भले ही वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, ठीक है। तो जिस टाइम वो साउंड माइंड का होगा, अब यहाँ पे कभी कभार ये लिख देता है कि ओकेजनली साउंड, ये सब देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सीधा याद रखो, जब वो साउंड माइंड का होगा तब वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, और जब अनसाउंड माइंड का होगा तब नहीं कर सकता, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो लॉ में ही दिए गए डिफाइन करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो देख लेना 5-7 चीजें, जैसे कि विक्टिम हो गया, और कौन कौन होता है, एलियन एनिमी हो गया, यही सब अब 4-5 चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। अब एट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। अब कोई भी जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसका जो है परफॉर्मेंस पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम करने लग गए जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दो, तो मरे हुए आदमी को जिंदा करना तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी को कि मैं 1.5 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख जो भी दूंगा, तेरे मरे हुए भाई को मैं जिंदा कर दूंगा, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता है, केस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट जो जो बोलता है वैसे ही हमें फॉलो करनी होती हैं चीजें। अगर हम मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा जिसमें ये मेंशन है कि भाई इसको रिटर्न फॉर्म में ही होना चाहिए, इसको दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए, इसमें ये गारंटर, मतलब ये सब चीजें हों तो वैसे ही होना चाहिए, वरना वो वैलिड नहीं होगा। और लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा। ऑब्जेक्ट क्या, जो उसकी मेन चीज है, जैसे कि अगर मेरे को कार बेचना है तो ये लॉफुल है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करता हूँ किसी से, कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकता, एग्रीमेंट करता हूँ किसी से कि मैं मर्डर करना है किसी का, तो वो लॉफुल, जो मेन चीज है मर्डर, वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। जब वो लॉफुल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो हैंड रेज करो या फिर लिखो कुछ। अगर क्लियर है तो यस 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 लिख दो। प्रियंका शुक्ला हजीज हैं। आप प्रियंका बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो लिख सकते हो तो लिखो, जैसे भी सही लगे।
कौन सा क्वेश्चन केस स्पेसिफिक में? लीगल प्रिंसिपल वाला। एक- ये केस स्पेसिफिक वाला नहीं है, पहली बात तो ये है, वो मैनर बता रहा है। ये केस स्पेसिफिक नहीं है, ये मैनर बता रहा है कि इस मैनर में मुझे वो चाहिए। आई इंटेंडेड टू सेल माई हाउस फॉर 1000 if you are willing to have it write to F at his address instead of writing to F the purchaser send an agent to F and agreed। ये वही है जो मैं बोल रहा था, जो क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि वो उसमें था कि एक्सप्रेसली वो रिजेक्ट कर दे। अभी इसका भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये केस स्पेसिफिक नहीं है, केस स्पेसिफिक अलग ही होते हैं। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वो केस स्पेसिफिक है, उसमें भाई तुमने नहीं डिसाइड किया, वो लॉ से ही डिसाइडेड है कि भाई वो राइटिंग में ही होना चाहिए। तुमने डिसाइड किया वो। अब तुम बोल दो कि कोई बात नहीं यार, इंश्योरेंस है बिना राइटिंग के ही चल लेते हैं, वो ऐसे थोड़ी होता है। तुम कैसे क्लेम करोगे इंश्योरेंस? तो केस स्पेसिफिक वो होता है। और इसका शायद मैंने एक्सप्लेनेशन तुम्हें भेजा भी होगा। ये मुझे एक से ज्यादा दो तीन लोगों ने भेजा था ये क्वेश्चन। ये वही है जो मैनर वाला जो था ना, अभी मैंने पिछला भी डिस्कस किया था तुम लोगों सबसे ही, कि मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस का उसका ही है। एक बार मैं देखूं और क्या क्या है इसमें भी आगे, तो फिर मैं इस फिर से हम्म चलो 5 मिनट का ब्रेक है। नहीं, 1:55 तक ब्रेक है, जिसको जो करना है करो, 1:55 पे आ जाना फिर से। कनेक्टेड रहो अभी।
हेलो। हाँ शिवम, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड रेज किया हुआ है तुमने? ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब जो लेट है उसका थोड़ा सा नुकसान करते हैं और हम टाइम से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? आवाज आ रही है सबको? तो एक बार यस लिख देना। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ये बहुत मतलब इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाता है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन को फॉलो नहीं किया जाता। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी होंगे वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं, कोई तीसरा बंदा आके नहीं कर सकता। ठीक है। और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन मेरे बदले कोई और भी दे सकता है, कोई और भी ले सकता है, वो वैलिड है। ठीक है, इंग्लिश लॉ में वो भी नहीं है, पर इंडिया में है कि यहाँ पे तीसरा बंदा भी कर सकता है। इसके लिए केस लॉ भी है, चिनैया वर्सेस रमैया का, जो मैंने बताया था कि ए, वो केस देख लेना, चिनैया वर्सेस रमैया। एंड में मैंने लिखा भी हो, वो वीडियो देख लेना उसकी यूट्यूब पे, 4-5 मिनट की। ये तीसरा बंदा भी मेरे बदले किसी के पार्टी के में जो दो बंदे रहेंगे उसके अलावा भी कोई कंसिडरेशन दे सकता है। और जब तुम कंसिडरेशन को डायरेक्ट से देखोगे तो भी तुम्हें वहां पे दिखेगा। 1 मिनट रुको, मैं एक चीज डायरेक्ट खोल लेता हूँ पहले। मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन करी थी। ठीक है, मोड ऑफ रिवोकेशन में है सेक्शन 6 जो है वो मोड ऑफ रिवोकेशन बताता है, प्रपोजल का बताता है, सिर्फ एक्सेप्टेंस का नहीं बताता है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? बाय नोटिस, नोटिस दे दिया अगर मैंने कि हाँ भाई मैं रिवोक कर रहा हूँ, तो वैसे ही रिवोक हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज की नोटिस देते हैं, मतलब वैसे ही जैसे लेटर भेजा था वैसे लेटर भेजता है कि मेरे को ऑफर रिवोक करना है, तो वो हो जाएगा। दूसरी चीज, लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब। अगर मैंने कोई टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम में ही मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, उस टाइम में वो एक्सेप्टेंस नहीं देता, तो वो अपने आप जो है रिवोक हो जाएगा ऑफर। या फिर रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है? रीजनेबल टाइम यही फैक्ट टू फैक्ट डिफर करेगा। अगर मैंने तुम्हें आज बोला है कि मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, या फिर मैंने बोला था कि मेरी बर्थडे पार्टी में आना है, तुमने अब 11 तारीख को मेरा बर्थडे था, अब तुम 12 को बोलोगे आई एक्सेप्ट योर ऑफर। रीजनेबल टाइम क्या था? खुद ही सोचो, रीजनेबल टाइम क्या था? मैंने टाइम तो मेंशन नहीं किया था उसमें, लेकिन रीजनेबल टाइम क्या था? 11 से पहले पहले बोलना था। ठीक है, तो ये रीजनेबल टाइम था। होता है, फैक्ट टू फैक्ट डिफर करता है ये चीज। और बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टेड टू फुलफिल अ कंडीशन, मैंने कहा था ना कि एक्सेप्टेंस हमेशा हर हर एक एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब हर एक टर्म पे हमें एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। अगर कोई भी ऐसी चीज हुई जिसपे, कोई भी ऐसा एक चीज हुई जिसपे हम एक्सेप्टेंस नहीं दे पाए, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। और ऐसे में जो
प्रपोजल अपने अपने आप रिवोक हो जाएगा बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। अगर मैंने ऑफर दिया और मेरी डेथ हो जाती है तो वो अपने आप ही रिवोक हो जाता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये डेथ और इंसेनिटी की जो बात है वो एक्सेप्टर के नॉलेज में आने चाहिए बिफोर एक्सेप्टेंस। उसके एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस देने के बाद उसे पता चलता है कि ये बंदा मर गया, तब ना मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, उनको मेरा ऑफर जो है वो करना पड़ेगा फुलफिल। हम समझ में आया इतना? यहाँ तक समझ में आया तो यस और नो लिख देना। यस या नो, या फिर किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो। हम्म, किसी का हैंड रेज। कितना रह रहा है ये? इसको मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट क्लास में कराना चाहिए, है ना? बहुत लंबी क्लास हो गई है और खत्म तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में इसे करवाऊंगा, तब तक इसे बंद कर देता हूँ।